हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका श्री गुरुकुल कोचिंग चैनल पर। जहां हम आज बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम होने वाला है दो ध्रुवीयता का अंत। और इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट बातें रहने वाली है हम बस उस पर ही ध्यान देंगे। आइए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी इस चैप्टर में दो ध्रुवीयता के बारे में कि दो ध्रुवीयता होती क्या है। सबसे पहली बात क्या होगी बेटा, दो ध्रुवीयता के बारे में कि दो ध्रुवीयता होती क्या है। तो इसका अर्थ याद रखना बेटा, इसका अर्थ याद रखना, विश्व का दो भागों में बंटना, विश्व का दो भागों में बंटना। अब सवाल ये उठता है कि विश्व दो भागों में बटा क्यों। दूसरा सवाल ये उठेगा कि कब से। पहला सवाल बटा क्यों, दूसरा का सवाल कब से। तो बटा कब से, 1945 से, यानी 1945 से। बटा क्यों, तो भाई महाशक्ति बनने की होड़ में और वो दो देश कौन थे जिनके बीच में ये सब कुछ हो रहा था। तो एक का नाम याद रखना है आपको, यूएसएसआर, और एक का नाम याद रखना है यूएसए। यूएसएसआर यानी कि यूएसएसआर यानी कि समाजवादी समाजवादी सोवियत गणराज्य। क्या बेटा, समाजवादी सोवियत गणराज्य। दूसरा अमेरिका यानी कि यूएसए। तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अब बेसिकली हुआ क्या था, तो 1945 में हुआ था शीत युद्ध की शुरुआत। किसकी हुई थी, शीत युद्ध की शुरुआत। अब शीत युद्ध होता क्या है, तो विश्व का दो भागों में बंटना, विश्व का दो भागों में बंटना। किस चीज को लेके, विचारधाराओं को लेके। किस चीज को लेके, विचारधाराओं को लेकर। और साथ ही साथ क्या, तो इसमें जो शीत युद्ध होता है, युद्ध तो है इसके एंड में, लेकिन ये आमने सामने आकर दोनों देश आपस में युद्ध कभी नहीं लड़ेंगे। इनका युद्ध चल रहा था किस चीज को लेके, विचारधाराओं को लेकर। अब कौन सी विचारधाराएं थी ये भी जानेंगे, उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर 1945 में ऐसा हुआ क्या। तो देखो इधर मैंने यहाँ लिखा है विश्व युद्ध। तो पहले मैं जरा इसके बारे में बता दूं। पहली चीज, प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा बेटा, प्रथम विश्व युद्ध। इसको केवल और केवल इसकी आपको डेट याद रखनी है, 1914 से लेके 1918 तक, बस। अब दूसरा टॉपिक जो होने वाला है इसी में ही, वो है द्वितीय विश्व युद्ध। क्या है बेटा, द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि कब से कब तक हुआ। तो याद रखना 1939 से 1945 तक, यानी 1939 से 1945 तक। अब इसमें हुआ क्या था, 1939 से लेके 1945 के बीच में, तो दो राष्ट्रों के, दो ग्रुपों के बीच में युद्ध हुआ। एक थे हमारे मित्र राष्ट्र। कौन थे बेटा, मित्र राष्ट्र। एक थे धुरी राष्ट्र। जो आपके मित्र राष्ट्र थे, जो आपके मित्र राष्ट्र थे, वो था यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन। कौन थे बेटा, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और ब्रिटेन। इधर देखो, उधर कौन कौन था, तो उधर थे तीन देश, नाम याद रखना, जर्मनी,
इटली और जापान। कौन था बेटा? जर्मनी, इटली और जापान। क्लियर है? अब क्या हुआ? ये हुए विनर, यानी ये इस मैच को जीत गए, और ये कौन थे भाई? ये हार गए, यानी लूजर थे ये। क्लियर है? अब इसमें हुआ क्या था? तो बेसिकली अमेरिका ने क्या, अमेरिका ने जापान पर किया था परमाणु हमला। क्या किया था? परमाणु हमला। क्लियर है? जापान के दो शहरों पर, तो दो शहरों का नाम याद रखना, दो शहरों का नाम भी याद रखना है आपको, हिरोशिमा और नाकासाकी। इस पर हुआ 6 अगस्त 1945 को हमला। इस पर हुआ 9 अगस्त 1945 में हमला। कब हुआ बेटा? इस पे 6 अगस्त में, इस पे 9 अगस्त में। इस पे जो बम गिरा उसका नाम था लिटिल मैन, लिटिल बॉय। इस पे जो बम गिरा उसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था बेटा? फैट मैन। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब अमेरिका ने हमला क्यों किया, क्यों था? तो अमेरिका का मानना था कि भाई ये युद्ध जल्दी समाप्त करना चाहता था, और ये विश्व को एक मैसेज देना चाहता था कि भाई देखो, विश्व में मैं कौन से नंबर पे हूँ? फर्स्ट में। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और विश्व में दूसरे नंबर पर कौन था? ये सेकंड नंबर पर था। ये दोनों जो देश उस समय ताकतवर हुआ करते थे, इनकी अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई। अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई पूरी, क्योंकि सारा युद्ध यूरोप में लड़ा जा रहा था, सारा युद्ध यूरोप में लड़ा जा रहा था। और ये दोनों देश बिल्कुल स्टार्टिंग से युद्ध लड़ रहे थे, और ये दोनों भी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। बचे कौन? फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये। अब जो सेकंड नंबर पे होता है, क्या उसे फर्स्ट की चाहत नहीं होती? बिल्कुल होती है। उसी चाहत को लेके यहाँ पर ये सारी बातें हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो मैंने आपसे कहा था दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ होता है बेटा? तो यहाँ पे देखना कि विश्व का दो भागों में बंटना, पहला इधर, दूसरा भाग इधर। पहले भाग में थे यूएसए और उसके सहयोगी देश, उसके सहयोगी देश। इधर था यूएसएसआर और इसके सहयोगी देश। अब ये सारी चीजें हो कहाँ रही थी? ये सारी चीजें हो रही थी यूरोप में। कहाँ हो रही थी बेटा? यूरोप में। यूरोप को ही दो हिस्सों में बांटा गया। कहाँ पर? ब्रिटेन, बर्लिन में। कहाँ पर? बर्लिन में। बर्लिन में बनाई गई बर्लिन की दीवार। क्या बनाई गई? बर्लिन की दीवार। क्या बनाई गई थी? बर्लिन की दीवार, जिसके इस साइड और इस साइड दो भागों में बांटा गया। तो इधर रहे पश्चिमी यूरोप के देश। कौन से आए? पश्चिमी यूरोप के देश। और इन सभी को पहली दुनिया के देश भी कहा जाता था। पहली दुनिया के देश भी कहा जाता था। और इधर आए, देखो, इधर आए पूर्वी यूरोप के देश। कौन से आए? पूर्वी यूरोप के देश। इन्हें दूसरी दुनिया के देश भी कहा जाता था। दूसरी दुनिया के देश। इसके साथ साथ मैंने आपको याद हो बताया होगा विचारधाराएं। तो इनकी विचारधारा थी समाजवादी। कौन सी थी बेटा? समाजवादी। इनकी विचारधारा थी, इनकी विचारधारा थी पूंजीवादी। कौन सी विचारधारा थी? पूंजीवादी। और इसी चीज को लेकर युद्ध था कि भैया देखो, पूंजीवादी बेहतर या
समाजवादी बेहतर। बर्लिन की दीवार कब बनी? तो याद रखेंगे सब, 1961 में। कब बनी? 1961 में। कब गिरी? कब गिरी? 1989 में। किसने? तो याद रखेंगे सारे, लोगों द्वारा। क्या बेटा? लोगों द्वारा। आगे देखते हैं। आगे भाई, इसे माना जाता था बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक। क्या माना जाता था? शीत युद्ध का प्रतीक। शीत युद्ध जो कि 1945 से 1991 तक चला, और 1991 में जो है हमारा यूएसएसआर था, ये टूट गया, जिसके कारण शीत युद्ध समाप्त हुआ। यानी 1991 में सोवियत संघ का अंत हुआ, जिसके बाद हमारा जो ये शीत युद्ध था ये भी समाप्त हुआ। अब मैंने सारी बातें बताई आपको। अब इस चैप्टर में हमें यूएसएसआर के बारे में पढ़ना है, यानी कि हमें किसके बारे में पढ़ना है? इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पूरे डिटेल से पढ़ना है। हम जानेंगे कि ये बना कब, हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या था, हम जानेंगे कि ये टूटा कैसे, हम जानेंगे कि परिणाम क्या हुए। चलिए देखते हैं। पहली चीज, सोवियत संघ, जिसका नाम क्या है? यूएसएसआर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? समाजवादी, क्या बेटा? समाजवादी सोवियत गणराज्य। कितने राज्यों से मिलकर बना ये? 15। कितने से? 15 से। देखो क्या लिखा है, 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई, सोवियत जिसके बाद सोवियत समाजवादी गणराज्य अस्तित्व में आया। और देखो, क्रांति पूंजीवाद के विपरीत समाजवाद के आदर्शों और समतावादी समाज की आवश्यकता से प्रेरित थी। अब सवाल ये उठता है, समतावादी होता क्या है? यानी सबको एक बराबर लाने की कोशिश करना, सबको एक बराबर लाने की कोशिश करना। इसके साथ साथ ये जो क्रांति हुई, इसे रूसी क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति में मुख्य लीडर कौन थे? तो ये व्लादिमीर लेनिन थे। कौन थे? ये मुख्य नेता थे, याद रखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि मुख्य पार्टी कौन सी थी? मुख्य पार्टी कौन सी थी? तो मुख्य पार्टी थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा, इस चीज का, जो ये रूस में क्रांति हुई है ना, इस चीज का जिक्र हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक में भी है। जहां पे आप अगर पढ़ेंगे तो कभी पाएंगे, तो वहां एक बोल्शेविक क्रांति करके लिखा हुआ है, वो इसी के लिए बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ अच्छी, अच्छा, सोवियत संघ जब बना तो उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे, क्या थे? ये 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। क्या था भाई? रूस, बेलारूस, यूक्रेन तथा अन्य 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था विश्व में दूसरे स्थान पर थी। पहले पर किसकी थी? अमेरिका की। सोवियत संघ में सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर तय था। अब न्यूनतम जीवन स्तर होता क्या है? ऐसा स्तर जिसमें बात की जाती है किस चीज को लेके? वहां की आम चीजों को लेके, मूल जो चीजें होती हैं आपकी, जैसे जो आपको बेसिक चाहिए कि रोटी, कपड़ा और मकान, यानी आपको ये तीनों चीजें तो मिलनी ही चाहिए। तो देखो क्या मिल रहा था यहाँ पे, सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास और अन्य कल्याणकारी योजनाएं क्या होती हैं? जिनसे लोगों का भला हो, अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान दिया। साथ ही साथ सोवियत संघ में किसी भी प्रकार की बेरोजगारी भी नहीं थी। और क्या था भाई? और क्या था? यहाँ की जो संचार प्रणाली थी, क्या? संचार प्रणाली उन्नत थी। यानी यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत आसान था। यानी एक पॉइंट से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अच्छी खासी व्यवस्था की गई थी। और साथ ही साथ यहाँ का उद्योग इनका बिल्कुल आत्मनिर्भर था। कैसा था? आत्मनिर्भर। इसका अर्थ होता है कि भाई ये सुई से लेकर, क्या? सुई से लेकर
कारतक, यानी कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों का खुद ही बनाते थे, कोई भी बाहरी देशों पर ये डिपेंडेंट थे ही नहीं। ये तो हो गई इसकी कुछ अच्छी बातें, ये तो हो गई इसकी कुछ अच्छी बातें। अच्छा, अब बात की जाएगी यहां पर कमियां क्या थी। यहां पर कमियां क्या थी बेटा, तो कमियां आप याद रखेंगे कि भाई यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, यानी कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकता था। कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकता था। प्रेस को आजादी नहीं थी कि प्रेस भाई कुछ भी छाप सके। निजी संपत्ति का अभाव था, यानी कि जितना भी जो भी वहां पर था सब कुछ सरकार के अंडर में था, उद्योग से लेके जमीन जायदाद तक सब। भ्रष्टाचार एवं आंतरिक गड़बड़ियां। भ्रष्टाचार क्यों था, क्योंकि यहां पर एक ही पार्टी लगभग लगभग शासन कर रही थी। उसके साथ साथ आप क्या याद रखेंगे, भाई ये जो सारी चीजें सरकार बना रही है ना, ये आत्मनिर्भर कह तो रहे थे ये, लेकिन इन सब चीजों की क्वालिटी उतनी ज्यादा बेहतर नहीं थी जितनी ज्यादा अमेरिकी और उसके साथी देशों में थी। आगे देखते हैं। अब बात की जाएगी कि यहां पर सोवियत संघ के बारे में, ये सारी हमने बात की। अब हम बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन को लेके। किसको बात करेंगे बेटा, सोवियत संघ के विघटन को लेके। देखो यहां पर 1917 में हमने क्या देखा, सोवियत संघ का निर्माण। 1991 में 1991 में हम क्या देखेंगे, सोवियत संघ का अंत। इस बीच में 1945 में क्या शुरू हुआ था, शीत युद्ध। क्या शुरू हुआ था, शीत युद्ध। देखो सबसे पहली चीज क्या थी, संसाधनों का गलत इस्तेमाल। क्या गलत इस्तेमाल कर रहे थे ये, भैया ये कर रहे थे हथियारों की होड़। क्या कर रहे थे, हथियारों की होड़। अपने सारे संसाधनों को मोस्टली यूज कर रहे थे हथियार बनाने में। और हथियार क्यों बनाना चाहते थे ये, अमेरिका से बराबरी करने के लिए। देखो अगला क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का 70 सालों तक व्यवस्था में बने रहना। अगर कोई पार्टी 70 सालों तक सत्ता में बनी हुई है तो क्या वो जनता के प्रति जवाबदेही रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। अच्छा, और देखो रूस बाल्टिक गणराज्य, बाल्टिक गणराज्य मतलब आसपास के क्षेत्रों के जो बड़े बड़े राज्य थे वहां पर राष्ट्रवाद की भावना उठी। यानी वहां के लोगों को चाहिए था कि देखो भैया हम ना अब अपना देश अलग बनाएंगे, हमें उतनी तरक्की मिल नहीं पा रही जितनी मिलनी चाहिए। आगे देखो, गोर्बाचेव के सुधारों की गति धीमी होना। अब गोर्बाचेव कौन है, तो यहाँ देखो एक नाम लिखा है, मिखाइल गोर्बाचेव। ये आदमी थे गोर्बाचेव जिनका हाल फिलहाल में अभी देहांत हुआ है। क्या किया था भाई इन्होंने, भाई ये 1985 में, कब, 1985 में क्या बने थे, सोवियत संघ के महासचिव। क्या बने थे, सोवियत संघ के महासचिव, यानी हेड भी कह सकते हैं। अब ये आए तो इन्होंने देखा कि भैया देश में है बहुत सारी गड़बड़ियां, पार्टी में है बहुत सारी गड़बड़ियां, तो उन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया। सबसे पहला इन्होंने काम किया, अमेरिकी देशों और अमेरिकी के जितने भी फॉलोअर्स थे उन सबसे संबंध सुधारने की कोशिश करी। दूसरी चीज करी इन्होंने, अपने देश में जो ये सारी चीजें चल रही थी उन्हें सही करने के लिए इन्होंने लोकतंत्र व्यवस्था बनाने की कोशिश करी। लेकिन इनकी ही पार्टी के लोगों ने, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने ही इनका साथ नहीं दिया। और दूसरी चीज, लोगों ने कहा देखो भैया अब हमें इतना धीरे धीरे सुधार नहीं चाहिए, अब हमें एकदम जल्दी वाला सुधार चाहिए। और जल्दी वाला सुधार कैसे आता है, क्रांति करके। देखो आगे देखो, पश्चिमी देशों के प्रति गलत प्रचार कर रहे थे यहाँ के लोग। यानी जो सत्ता में लोग थे ना वो बता रहे थे लोगों को कि देखो भैया आप इतना आगे हो, बेहतर हो, बाकी जो अमेरिकी देश है ना वो अभी भी हमसे बहुत पीछे हैं। चलो, लोगों की इच्छाएं पूरी न होना, ये सारी चीजें एक तरफ और लोगों की इच्छाएं एक तरफ। भाई कोई भी सरकार अगर अपने लोगों को मूलभूत सुविधाएं, उनकी इच्छाएं पूरी ना करके दे तो जनता कुछ टाइम बाद खुद ही विद्रोह कर देगी। जनता कुछ टाइम बाद खुद ही विद्रोह कर देगी और सब कुछ नष्ट वष्ट करके अपनी स्थापना दोबारा से वहां पे देश की करेगी। अच्छा, जब ये सारी चीजें हुई यानी 1991 में जब विघटन हो रहा था तो इस समय मुख्य नेता कौन थे, मुख्य नेता कौन थे, तो याद रखना मुख्य नेता का नाम याद रखना, बोरिस येल्तसिन। क्या नाम याद रखना बेटा, बोरिस येल्तसिन।
ये बाद में रूस के पहले प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हम इन्हें कह सकते हैं। अब देखो, जब ये सारे कारणों की वजह से विघटन हो गया तो विघटन के कुछ परिणाम भी सामने आए। विघटन के कुछ परिणाम भी सामने आए। क्या परिणाम है वो? क्या परिणाम है वो? भैया सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सोवियत संघ के विघटन का भैया सबसे पहला परिणाम क्या हुआ? शीत युद्ध का अंत। हमने पढ़ा था ना 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ था, वो सबसे पहले खत्म हुआ। क्यों खत्म हुआ? दो पार्टी थी युद्ध लड़ने वाली, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। अगर एक पार्टी खत्म हो गई, एक पार्टी खत्म हो गई तो क्या युद्ध रहेगा? नहीं रहेगा। अमेरिका पूरे विश्व में एकमात्र महाशक्ति बन गया। फर्स्ट नंबर पे था ना, अब उसके सेकंड नंबर पे जो था वो बहुत नीचे था भाई, बहुत नीचे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे बढ़िया मानी गई। क्यों मानी गई? क्योंकि भाई अगर हम कहें विकास के दो रास्ते बताए गए, एक बताया गया कि देखो ये पूंजीवादी वाला रास्ता है, एक रास्ता ये समाजवादी वाला है। दोनों रास्तों पे अलग अलग लोग चले। भाई जो ज्यादा जल्दी आगे पहुंच जाएगा, जो ज्यादा जल्दी आगे पहुंच जाएगा उसे ही हम बेहतर मानेंगे। चलो, विश्व पटल पर नए देश सामने आए। नए देश कैसे कैसे? रूस, बेलारूस, यूक्रेन, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, किर्गिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, दुनिया भर के 15-16 राज्य नए बने। अच्छा, और देखो, रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया। यानी जैसे पिता की सारी संपत्ति किसी बेटे को मिलती है, वैसे ही यहाँ जो पिता यूएसएसआर था उसकी सारी संपत्ति रूस को मिल गई, सारी चीजें रूस को दे दी गई। उदारवादी लोकतंत्र की धारणा राजनीतिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम मानी गई। यानी जो अमेरिकी देशों में उदारवादी लोकतंत्र चल रहा था वही सबसे बेस्ट माना गया। और देखो और क्या हुआ? अब देखो, अब एक चीज लाई गई, शॉक थेरेपी। क्या लाया गया? शॉक थेरेपी। पहले इसका अर्थ समझेंगे, पहले इसका अर्थ समझेंगे और ये लाई क्यों गई पहले मैं आपको ये बता दूं। देखो भाई, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लानी थी सभी जगह, समाजवादी तो नष्ट हो गई ना। तो समाजवादी नष्ट हो गई तो पूंजीवादी लाने के लिए एक व्यवस्था लाई गई, शॉक थेरेपी। इसका अर्थ क्या होता है? देखो, शॉक का मतलब क्या होता है? किसी को एकदम से झटका देना, आघात पहुंचाना। थेरेपी का मतलब होता है किसी का इलाज करना। तो देखो अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात देकर उपचार करना। क्या? आघात देकर उपचार करना। आघात का अर्थ क्या होता है बेटा? चोट। क्या होता है? चोट। क्लियर है? यह एक समाजवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का मॉडल है। संक्रमण क्या होता है भाई? एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में जाना। व्यवस्था में जाना, और ये जाना जब बहुत बड़े तौर पर हो तो उसे क्या कहते हैं? संक्रमण। जो कि किसके किसके द्वारा बनाया गया? विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक यानी WB, वर्ल्ड बैंक। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये किसके साथी थे? तो ये यूएसए द्वारा बनाए गए थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में। 90% उद्योग धंधों का पौने पौने दामों पर बेच दिया गया। यानी जो चीज जितनी वैल्यू होनी चाहिए उतनी वैल्यू में नहीं बेची गई। इसे विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहा गया। यानी जो बढ़िया चीज थी उसे बिल्कुल कूड़े कबाड़े के दाम पे बेच दिया गया। 10% उद्योग धंधों का नष्ट हो गया। बैंकों का दिवालिया निकल गया। बैंक कौन सा? इनकॉम। बैंक कौन सा? इनकॉम नाम याद रखेंगे, रूस का एक बैंक था, इसका क्या हो गया? दिवालिया निकल गया। रूबेल क्या है बेटा? तो रूबेल याद रखना रूस की मुद्रा है। क्या है? रूस की मुद्रा। इसके दाम गिर गए, मतलब दिन प्रतिदिन ऐसा होता चला गया, नीचे गिरती चली गई। क्या होती चली गई? नीचे गिरती चली गई। रूस में माफिया वर्ग का उदय हुआ। भैया जब अमीर गरीब के बीच में ज्यादा खाई बढ़ेगी, क्या हो रहा था? मुद्रा नीचे गिरी, लोगों के पास पैसा कम हुआ, जिन पे था भाई उनके और उनके बीच में ज्यादा गैप बना, तो फाइनली माफिया वर्ग का उदय हुआ। यानी यहाँ पर चोरी डकैती लूटमार ये सारी चीजें बढ़ने लगी। और क्या होता है बेटे? देखो आगे देखते हैं। अब इसके साथ साथ और क्या चल रहा था? तनाव और संघर्ष आएगा अगला टॉपिक आपका। इसमें क्या है देखो, पूर्व के अधिकांश सोवियत गणराज्य किस चीज के शिकार हुए? गृह युद्ध और विद्रोह के। गृह युद्ध क्या होता है? जब कोई युद्ध आपस में ही लड़ा जाए, यानी किसी देश में कुछ देश के लोग आपस में ही लड़ने लग जाएं। भाई किसी देश में
उसी देश के लोग आपस में लड़ने लग जाएं किन्हीं कारणों को लेकर, उसे कहा जाता है गृह युद्ध। विद्रोह क्या होता है भैया? बस सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देना। कहाँ कहाँ हो रहा था? रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे। और इस लाइन को भैया याद कर लेना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। साथ ही साथ इससे नीचे वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि 2001 तक कहां पर विद्रोह चल रहे थे? कहां पर चल रहा था? तजाकिस्तान में। 2001 तक कहां पर? लगभग 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला। कहां पर? तजाकिस्तान में। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया एक देश है जो कि कई भागों में बटा, चेक और स्लोवक। इसके साथ साथ यूगोस्लाविया भी अलग अलग भागों में बटा, क्रोशिया, स्लोवानिया, बोस्निया और हर्जोगोविनिया। क्लियर है? आगे देखते हैं इसमें अब क्या है। ये आपके विघटन के पश्चात देखो देशों के नाम: इस्तोनिया, लताविया, लिथुनिया, बेलारूस, रशिया, यूक्रेन, मोल्दोवा, रोमानिया, पोलैंड। ये अलग अलग देशों के यहाँ पे नाम दे रखे हैं। लगभग लगभग इसमें भी कुछ कम रह रहे हैं क्योंकि वो उधर भी हैं, किर्गिस्तान ऐसे करके। चलो, ये हो गए विघटन के पश्चात का मैप। अब देखते हैं भारत और बाद में कम्युनिस्ट देश, यानी भारत और कम्युनिस्ट देश के संबंध कैसे थे। भैया विघटन के पश्चात भी सभी साम्यवादी देशों से भारत के संबंध बेहतर थे। भारत के संबंध, भारत की विदेश नीति एक महत्वपूर्ण पहलू था कौन? रूस। कौन? रूस। भाई रूस से हमारा आज भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन व्यापार चलता है। 2001 में भारत और रूस के बीच में 80 से अधिक प्रोजेक्ट्स पर साइन किए गए। और क्या हुआ? कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, मध्य एशिया तक पहुंच, चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना, ये सब भी किसके साथ हो रहा है? रूस के साथ मिलकर ही हो रहा है। भारत रूस के लिए हथियार का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। तो भाई ये कुछ हो गए भारत और रूस के संबंधों के बारे में। आगे देखो, अब रूस का प्रभाव कहां पर? जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति पे। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आप थोड़ा सा वैसे ध्यान से देखिए, न्यूली ऐड हुआ है यहाँ पर। क्या भाई? इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है? तो लगभग लगभग एशिया का ये वाला कोना और एशिया का ये वाला कोना पूरे में क्या है? रूस है। क्या है? रूस है। तो भौगोलिक स्थिति में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन? रूस। यूरोपीय मध्य पूर्व एशियाई राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखता है ये। 1945 से 91 तक रूस जो है यूएसएसआर के साथ था और बड़ा अच्छा खासा दबदबा था इसका, महाशक्ति था ना भाई। फिर 1991 में जब विघटन हुआ, उसके बाद ये संतुलित होते होते 2010 में वापस उस रेस में आ पाया। आर्थिक रूप से रूस 9वां सबसे बड़ा राज्य है, 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके साथ साथ दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत सेना है और ये मतलब विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी ताकत उभर कर आया है। आगे देखो, 2014 में इसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया है और आज भी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। तो एंड ऑफ द डे हमें इस चैप्टर में क्या समझ में आया? तो देखो, हमने समझा कि सोवियत संघ किस तरीके से बना, हमने समझा सोवियत संघ विघटन के कारण क्या हुए, हमने समझा कि सोवियत संघ का विघटन के बाद परिणाम क्या हुए। ये इसके मेन टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन बनता है और इसके कुछ डेट्स हैं जो आपको याद करनी है। अच्छा, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के में जो भी आपको समझ में आया हो प्लीज उसे कमेंट करिएगा एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।